भगवान लक्ष्मण का लक्ष्मणपुर कैसे बन गया लखनऊ, नवाब जफर मीर अब्दुल्ला ने बताया वो ऐतिहासिक सच। लखनवी नवाब ने बताया लखनऊ और अवध का रिश्ता। नवाब जफर मीर की जुबानी सुनिए लखनऊ की कहानी। भगवान लक्ष्मण की नगरी लखनऊ की जानी मानी हस्ती और शहर की ऐतिहासिकता को करीब से जानने वाले नवाब जफर मीर अब्दुल्ला ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जीने के अंदाज से लखनवी तहजीब को संजोने और लोगों को उसका मुरीद बनाने वाले जफर मीर अब्दुल्ला किडनी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके इलाज के लिए स्वामी विवेकानंद अस्पताल में वो भर्ती हुए थे, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए लिखा, शीश महल लखनऊ के नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब का इंतकाल एक युग का अंत है। जबकि पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जफर मीर के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, लखनऊ में यहाँ की पुरानी मशहूर लखनवी तहजीब, नफासत व नजाकत का जाना पहचाना नाम और चेहरा नवाब जफर मीर अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर अति दुखद। उनके परिवार और उनके तमाम जानने व चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। जफर मीर अब्दुल्ला के निधन को अखिलेश ने जहां एक युग का अंत बताया, तो वहीं मायावती ने उन्हें लखनवी तहजीब और नफासत का जाना माना नाम बताया, क्योंकि जफर मीर अब्दुल्ला न केवल लखनवी तहजीब को बढ़ावा देते थे बल्कि उसे जीते भी थे। उनका पहनावा, मिलने का अंदाज, खान पान सब नवाबी था। यहाँ तक कि लक्ष्मणपुर के लखनऊ बनने की कहानी भी वो बड़े ही सलीके से बताते थे। आप भी सुनिए जफर मीर की जुबानी लखनऊ की कहानी। नवाब साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया। सर, कहते हैं कि लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था, जो अब हमारे लिए लखनऊ है। तो क्या है लखनऊ? देखिए, राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाक़ा दिया, जिसको लक्ष्मणपुरी, लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहलाया। अकबर आज़म ने राजा टोडरमल, जो कि अवध के ही थे, उनको एक असाइनमेंट दिया कि पूरे हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम किया जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा सूबा अवध का था। अवध संस्कृत से लफ्ज़ लिया गया, वध यानी डिस्ट्रक्शन, अवध जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। तो इसके जो हदूद थे, इसकी जो बाउंड्रीज़ थीं, 3 तरफ तो नेपाल से मिलती हैं और वेस्टर्न साइड में गंगा के इस किनारे तक, उन्नाव के आगे, अवध बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाक़ा था, बहुत ही फर्टाइल था। एग्रीकल्चर यहाँ बहुत अच्छा था, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग था। राजा रामचंद्र जी, कृष्ण जी, कबीर, मतलब ज़्यादातर जो आप देखते हैं कि जो सूफ़ी और सेंट्स हैं वो अवध में गुज़रे। अब ये हुआ कि जब ये सूबा बन गया तो एक सूबेदार की भी ज़रूरत पड़ी, तो शेख अब्दुल रहीम को यहाँ का सूबेदार बनाया गया, जो कि शेखज़ादे थे। उनका मकबरा यहाँ के ऊपर है, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है और वाहिद ऐसी एक इमारत है जो कि पत्थर की बनी हुई है। उनका ख़ानदान, उनका क्लैन चलता रहा और यहाँ तक कि यह नौबत आई कि वो ऑटोक्रेटिक हो गए और उन्होंने जो अवध का खराज था, जो रेवेन्यू था, वो मुगलिया ट्रेजरी को भेजना ख़त्म कर दिया। उन्होंने यहाँ पर एक पंचमहला बनवाया, उसका एक बहुत बड़ा फाटक था
जो कि गोमती की तरफ उसका रुख था, उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी ज़ाहिर करने के लिए उसमें एक जूता और एक नंगी तलवार टांग रखी थी। उसका मकसद ये था कि कोई शख्स अगर शेखज़ादों से मिलने के लिए आए तो उनके जूते के नीचे से सर झुका के आए, और अगर किसी ने सरकशी करने की कोशिश की तो एक बरहना शमशीर ऊपर टंगी हुई है जिससे उनका सर कलम किया जा सकता है। अब ये हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीले उस ज़माने में मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने नवाब सादत ख़ां बुरहानुल मुल्क को यहाँ का सूबेदार बना के भेजा और शेखज़ादों से हुकूमत लेना थी। पहले ये फैज़ाबाद आए, जिसका नाम फैज़ाबाद नहीं था, उसको बंगला कहते थे। वहाँ कुछ अरसा वो उन्होंने क़याम किया, और जब उन्होंने एक तरह से आइडेंटिटी कायम कर ली तो उन्होंने लखनऊ की तरफ रुख किया और ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से लखनऊ का हिसार कर लिया, और शेखज़ादों को पता भी नहीं चला। ये अपनी हाथी पर सवार होके जब ये शेखन दरवाज़े से गुज़रे तो अपनी तलवार से उन्होंने पहले तो वह जूता और तलवार काट के फेंकी, उसके बाद में शेखज़ादों को तलब किया, उनसे ये बताया कि मैं बादशाह के हुक्म से मुग़लिया फ़ौज और दिल्ली के कोतवाल को लेके आया हूँ, बेहतर है कि आप हुकूमत मुझे सौंप दें वरना हम आपसे छीन लेंगे। इस तरह से शेखज़ादे राज़ी हो गए और नवाब सादत ख़ां बुरहानुल मुल्क 1722 में ये डायनेस्टी जो नवाबीन अवध और शाहान अवध की है ये शुरू होती है। अब इनके बाद इनके कोई साहबजादे नहीं थे, कोई बेटा नहीं था, तो ईरान से इन्होंने अपनी बहन को बुलाया। ये सैयद थे, 7वें इमाम की औलाद थे, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी जनाब फ़ातिमा और हज़रत अली की 7वीं औलाद की नस्ल से थे। ईरानी थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बहादुर, हर तरह से वो थे। तो अपनी बहन के बेटे को उन्होंने अपना दामाद बनाया और नवाब मंसूर अली ख़ान सफदरजंग, जिनके नाम से दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग एनक्लेव है, एयरपोर्ट है, उनका मकबरा भी वहीं के ऊपर है, वो अवध के दूसरे नवाब हुए। उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला जो कि अवध के तीसरे नवाब थे, उनके बाद नवाब आसफ़ुद्दौला 1775 में नवाब हुए, जिन्होंने अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया, और उस ज़माने से फिर लखनऊ की तरक्की शुरू हुई और ये इमाम बाड़ा वगैरह जो है इसकी तामीर हुई। लखनऊ एक बड़ा नफीस शहर है, ये अपने इल्म व अदब के नाम से, ये आदाब व तस्लीमात के नाम से, अपनी ज़बान और लिबास के नाम से, अपने दस्तरख़्वान और कुज़ीन और कुलिनरी आर्ट के लिहाज से, अपनी शेर व शायरी, अपना कथक, अपना डांस, म्यूज़िक, हर तरह से जो फ़नून लतीफ़ा थे। असल में जब मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हो रही थी तो ये आर्टिस्ट और आर्टिज़न्स जो थे वो परेशान थे कि वो कहाँ जाएंगे और उनकी सरपरस्ती और पैटर्नेज कौन करेगा। नवाब आसफ़ुद्दौला जब लखनऊ तशरीफ़ लाए तो ये बहुत डेवलप शहर नहीं था, तो उन्होंने उन फ़नून लतीफ़ा के माहिरीन को दावतनामे भेजे, उनसे कहा कि आप हमारे लखनऊ तशरीफ़ लाइए, हम आपके हुनर की, आपके फ़न की, आपकी और आपके ख़ानदान की पूरी केयर करेंगे, सरपरस्ती करेंगे। और इस तरह से लखनऊ जो था वो तरक्की बहुत तेज़ी से करता रहा। यहाँ पर इमाम बाड़ा तामीर हुआ, यहाँ पर महल तामीर हुए, यहाँ पर बागात तामीर हुए, और धीरे धीरे हर दौर में ये तरक्की होती रही। और 1856 में जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ छोड़ के गए हैं तो उस ज़माने में जो फॉरेनर्स यहाँ के ऊपर जर्नलिस्ट आए, फ़ोटोग्राफ़र्स आए, आर्किटेक्ट्स आए, ट्रैवलर्स आए, उन्होंने लखनऊ के बारे में यह कहा है कि देयर इज़ नो सिटी इन द वर्ल्ड एज़ ब्यूटिफुल एज़ द सिटी ऑफ लखनऊ, नीदर कॉन्स्टेंटिनोपल नॉर पेरिस नॉर रोम। तो आप ये समझ सकती हैं कि लखनऊ अपने ज़ेनिथ पर था। यहाँ की तहज़ीब, तमद्दुन, अखलाक, वैल्यूज़, और सबसे बढ़ के यहाँ पर जो एक सेकुलर एस्पेक्ट था जो गंगा जमनी तहज़ीब कहलाता है, यानी ईरान का गुलाब और हिंदुस्तान का कमल और इसकी खुशबुओं का मजमुआ, द फ्रेगरेंस ऑफ रोज़ ऑफ ईरान, पर्शिया एंड द लोटस ऑफ इंडिया।
तो ये गंगा जमनी तहज़ीब है। हमने एक दूसरे से अच्छी बातें ली, उनके रस्म व रवाज लिए, उनके ट्रेडिशंस लिए, और इसी वजह से गंगा जमनी तहज़ीब जो है यहाँ की, और हमें फ़ख्र है कि लखनऊ में आज तक कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। यहाँ के ऊपर सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से हंसते बोलते हैं और एक दूसरे के ट्रेडिशंस में शरीक होते हैं। सर, आपने जो बात कही तहज़ीब की, तो आप काफ़ी टाइम से लखनऊ को देख रहे हैं। जी हाँ। तहज़ीब में क्या फ़र्क आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पुराने लखनऊ में और अभी के लखनऊ में इस चीज़ का? देखिए, तहज़ीब जो है लफ्ज़, जी। ये दो ज़बानों से मिलके मिला है। तह फ़ारसी का है, विच इज़ अंडर, और बिलो। जीब ये संस्कृत का है, आपकी ज़बान। तो आपकी जीब की तह में जो है वो आपकी तहज़ीब है, यानी जो आप बोलते हैं, किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं एक दूसरे से, ये हमारी गंगा जमनी तहज़ीब। तो जो यहाँ की खूबसूरती है ज़बान की, एक ज़माना था कि जब यहाँ से ज़बान से फूल झड़ते थे, लेकिन जो जो वक्त जाता रहा, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुख्तलिफ़ हुकूमतें आईं, फिर यहाँ की तहज़ीब के ऊपर भी असर पड़ने लगा। लेकिन फिर भी लखनऊ की जो तहज़ीब है, अगर और शहरों को आप देखें तो वहाँ से बहुत बेहतर है। यहाँ की ज़बान, यहाँ का अखलाक, यहाँ का पहले आपका कल्चर। लखनऊ खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। ए शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है।